नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यूपीएचईएससी परीक्षा 2022 जो कि परीक्षा होने जा रही है कब आपकी 16-17 फरवरी को, विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत ये आपका करंट अफेयर का तीसरा वीडियो होगा। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये प्रयास किया है कि अगस्त से लेकर जनवरी 2025 तक आपके सारे करंट अच्छे से करवा दिए जाएं, और इसी क्रम में ये आपका तीसरा वीडियो होगा। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। दिसंबर हमने पूरा कर लिया है, दिसंबर 2024 का जो करंट है ये पूरा हो चुका है। नवंबर का भी जो करंट है ये पूरा हो चुका है। और अब हम लोग पढ़ेंगे आज अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जनवरी को पढ़ेंगे, जनवरी 2025 के जो करंट हैं इसको देखेंगे। साथ ही साथ क्रम से चलेंगे पीछे और अगस्त तक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपकी क्लासेस थोड़ी तेज़ी से चल रही हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा सक्रिय रहिए। कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, एक बात और भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर की और जीएस की, ये यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, जीआईसी प्रवक्ता की, या फिर यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा है जिसमें लेखपाल भर्ती वगैरह है, या फिर आरओ की, यूपी पीसीएस 2025 की जो कि परीक्षा संभवतः जून जुलाई में हो सकती है, और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी ये जो सीरीज है ना, ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और समान रूप से उपयोगी है। तो बाकी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इन परीक्षाओं की, ये लोग भी इस सीरीज को देखते रहें, यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो फिल्म है ना, ये मुझे तो पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिलहाल ये बेस्ट फिल्म चुनी गई है। आप बताना ये फिल्म आपने देखी है, और देखी है तो कैसी लगी थी आपको। फिलहाल जो आईफा अवार्ड्स हुए थे 2024 में, इसमें यही फिल्म बेस्ट है, मतलब बेस्ट मूवी चुनी गई है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि क्योंकि एनिमल चुनी गई है सर्वश्रेष्ठ फिल्म आईफा अवार्ड में, तो इसके डायरेक्टर के जो नाम है ना वो आप याद रखना। ध्यान देना कि यहाँ पर जो बेस्ट फिल्म चुनी गई है एनिमल, इसके डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वोंगा। क्या नाम है? संदीप रेड्डी वोंगा। ठीक है। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये शाहरुख खान को मिला था जवान मूवी के लिए। हालांकि ये मूवी बहुत ही अधिक चर्चा में रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई थी। पता नहीं, मैं इस लेवल पे समझ नहीं पाया, इससे कनेक्ट नहीं हो पाया, या फिर अजीब सी मूवी मुझे लगी थी। फिलहाल ये मूवी जो थी ना, ये बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया है, इसमें शाहरुख खान को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी फॉर एमआरएस, मतलब मिसेस चटर्जी इन नॉर्वे। ये मूवी मैंने नहीं देखी है, कैसी मूवी है? अगर आपने देखी है तो बताना, और मैं भी प्रयास करूंगा। देखो, जो अवार्डेड मूवी होती ना वो देख लिया करो, इससे आपको ना कुछ नई चीज़ें देखने को, समझने को मिलती हैं। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं विधु विनोद चोपड़ा फॉर 12th फेल। ये मूवी तो अच्छी थी, मैंने देखी थी, ठीक ठाक मूवी है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो देखो, एक बात तो एवरग्रीन है, और वो ये है कि अगर आप मेहनत करोगे तो सफल रहोगे, और मेहनत करोगे तो आप अधिक भाग्यशाली भी बनोगे। तो ये दो बातें तो बिल्कुल एवरग्रीन है, सदैव हैं। बाकी मूवी एवरेज लगी थी मुझे, हाँ प्रशंसा तो बहुत मिली थी इसको। तो आईफा अवार्ड का 2024 में ये 24वां एडिशन था, याद करना आसान रहेगा। 2024 में 24वां एडिशन था, और इसका जो आयोजन था ये अबू धाबी यूएई में किया गया था। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, और देखो, जो 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ये देखो 54वां है, 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, और ये किसको दिया गया है? ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 2019 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला था किसको? अमिताभ बच्चन को मिला था। बस इतना याद रखो, बाकी तो ठीक है। इसके बाद देखो 2024 का जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है, 2024 का जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है, एक बात आपको बता दें यहाँ पर पहले ही कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और उनको दिया जाता है, उन गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी जो उम्र होती है लेस देन 32 ईयर होती है, जिनकी उम्र 32 साल से कम होती है, उन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 2024 का जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये दिया गया है अलेक्जेंडर डेन को। अलेक्जेंडर डेन ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में फिलहाल गणितज्ञ हैं। और 2023 में इसके पहले जो अवार्ड मिला था किसको मिला था? तो ये रैक्जियांग झांग को मिला था। रुइक्सियांग झांग, रैक्जियांग झांग, नाम बड़े अजीब से होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में चर्चा में रहे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो देखो, स्वच्छ भारत अभियान 2024 में इसके 10 साल पूरे हो गए, तो इसी वजह से ये चर्चा में थी। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। ठीक है, तो 10 साल पूरे हुए। और 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों की जयंती भी होती है, महात्मा गांधी जयंती और जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बना है यहाँ पर तेलंगाना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमिता चैप्टर का विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके ईवीएस से भी संबंधित है और करंट से भी संबंधित है। ठीक है, प्रश्न क्या है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखो फ्रेंड्स, इसका आयोजन, ये ग्रीन है ना, तो जहाँ पर ग्रीनरी थोड़ी कम है, यानी कि रेगिस्तान वाले देश में। और ये देश कौन सा है? तो ध्यान देना, दुबई। ठीक है, तो दुबई में आयोजन किया गया था, अरब कंट्री है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 का आयोजन दुबई में किया गया है। और 2024 में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का यह 10वां एडिशन था। इसका उद्घाटन शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने किया था। और इसकी थीम भी है ग्लोबल एक्शन को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में किया है। 140 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब देखो, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग अहमदाबाद, ये तो गुजरात में है, हैदराबाद को भी गुजरात में बता देते हैं। हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये भारत का पहला हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर है जो कि गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ है। इसके बाद अक्टूबर 2024 में एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक कहाँ पर होगी? तो ध्यान देना कि अक्टूबर 2024 में एससीओ के जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक हुई है, ये इस्लामाबाद में हुई है, जो कि पाकिस्तान में है। हालांकि एससीओ की जो मुख्य बैठक हुई थी ये 2024 में कहाँ पर हुई थी? आपको याद है, ये कजाकिस्तान में हुई थी। और इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उस समय हमारे जो पीएम थे मोदी जी, वो कहाँ गए थे? रूस गए थे। और रूस ने इस बार उनको अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया है। उसका नाम आपको बताना है, कमेंट करके बताओ कि 2024 में रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को जो अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार दिया है उसका नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? तो देखो, लाल टिपारा गौशाला, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि लाल टिपारा गौशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो देखो, ये जो लाल टिपारा गौशाला है ना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक लाल टिपारा गौशाला ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ये भी याद रखना कि आईओसी के CSR फंड से 32 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। ये चागोस द्वीप काफ़ी चर्चा में रहा था, इस पर बहुत बार अखबारों में भी और यूट्यूब पर अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाए थे, चागोस द्वीप। तो देखो, चागोस द्वीप को मॉरिशस देश को सौंप दिया गया है। किस देश के द्वारा? इस पर अभी तो जो अधिकार था वो ब्रिटेन का था, तो ब्रिटेन ने अब इसे दे दिया है, मॉरिशस को दे दिया है, चागोस द्वीप को। याद रखना, चागोस द्वीप को ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंप दिया है। किस राज्य में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया है? सुपर कैपेसिटर संयंत्र, तो देखो, ये जो अनावरण किया गया है सुपर कैपेसिटर संयंत्र का, ये केरला में किया गया है। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था, अगर आप लगातार करंट पढ़ रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि भारत में 2 चीज़ें, एक तो आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था असम में। लेकिन स्टील के लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट था ये हरियाणा में स्थापित किया गया था। दोनों में अंतर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद है 1 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो ध्यान देना कि 1 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। हालांकि अभी ये शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन इनमें से एक भाषा मराठी तो शामिल हो भी चुकी है। और अगर देखा जाए तो अभी तक जो शास्त्रीय भाषाएं थी उनकी संख्या कितनी होती थी? 6 होती थी। अब इसमें एक भाषा मराठी और ऐड हो गई है, तो अब शास्त्रीय भाषाएं कुल कितनी हो गई हैं? 7 हो गई हैं।
बाकी जो भाषाएं हैं उनको शीघ्र ही शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि 5 नई भाषाएं अगर शामिल हो रही हैं तो फाइनली अंत में जब पांचों भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल कर लिया जाएगा तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, और ये भी ध्यान देना कि जो पहली भाषा थी 2004 में इसे मान्यता मिली थी शास्त्रीय भाषा की, ये भाषा कौन सी थी? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पहली भाषा कौन सी थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि सबसे अंतिम भाषा कौन सी थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सबसे पहले तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तमिल के बाद संस्कृत, फिर कन्नड़, फिर तेलुगु, फिर मलयालम, फिर उड़िया को। अब उड़िया के बाद मराठी भी क्योंकि इसमें शामिल हो चुकी है, तो सबसे नई भाषा जो शामिल हुई है ना, ये मराठी हो गई और ये 2024 में शामिल कर ली गई है। ठीक है, ये ध्यान देना आप। और इसके अलावा कुल मिला के अभी मराठी तो शामिल हो गई, अभी आसामी, बंगाली, पाली और प्राकृत भी शामिल की जाएंगी। ठीक है, तो अब कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी। अभी फिलहाल कितनी है प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूं? तो 7 हैं। और सबसे नई भाषा जो शामिल हुई है वो मराठी है 2024 में। सबसे पुरानी है 2004 में शामिल हुई तमिल। ठीक है, संस्कृत दूसरी भाषा थी जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त की थी। कन्नड़ तीसरी है, तेलुगु चौथी है, 5वीं मलयालम है, 6ठी ओडिशा है, 7वीं मराठी हो गई है। ठीक है, सारी बातें अच्छे से याद रखना। हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक में टॉप पर कौन है? तो शहरी शासन सूचकांक ये जारी करता है मुंबई का एक एनजीओ है प्रजा फाउंडेशन, और इसमें केरल को टॉप पर रखा गया है। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार है? तो फिलहाल तो आपने को पता भी होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह भी कहा है कि 2025 में ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो ये भी याद रखना कि चौथा सबसे देश बन गया है भारत जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर यूके, फिर जापान, और अब चौथे स्थान पर आ गया है अपना भारत जिसके पास $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। क्वाड कंट्रीज के बीच मालाबार युद्धाभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? आपको पता है ना, क्वाड कंट्रीज में 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इन चारों के बीच में प्रतिवर्ष एक युद्धाभ्यास होता है जो कि मालाबार युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। तो इसका आयोजन 2024 में कहां पर किया गया है? तो विशाखापत्तनम में किया गया है। एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि इस बार जो क्वाड समिट हुई है वो कहां पर की गई है? 2024 की जो क्वाड समिट है इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना कि 2024 की जो क्वाड समिट थी इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था, और 2025 में ये जो समिट होगी इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पर्यावरण और वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका नाम था वातावरण। ठीक है, तो ध्यान देना कि वन्य जीव पर, पर्यावरण और वन्य जीव पर ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था जिसको नाम दिया गया था वातावरण। तो वातावरण का जो आयोजन था ये दिल्ली में किया गया, इंपॉर्टेंट है। हाल ही महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन बिहार में किया गया है, और हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई गई है। इसका नाम है जेनेरिस बायोनिक विजन। तो ये जो जेनेरिस बायोनिक विजन है, इस सिस्टम को कहाँ पर डेवलप किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात आ रही है तो यहाँ पर याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के जो बच्चे हैं 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली जिसका नाम है वसुधराज, क्या नाम है? VSHO, वसुराड्स सफल परीक्षा कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। वसुराड्स का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वसुराड्स। तो डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है और ये चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली है, और इसका जो सफल आयोजन है, परीक्षण है, इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। हाल ही में 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर लॉन्च किया गया। इसका नाम गुड़िया है। देखो ये जो 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 है, इसका शुभंकर लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? गुड़िया है। और इसको किसने लॉन्च किया था? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसे लॉन्च किया है। ये गुड़िया आप देख रहे हैं, ये गौरैया है, और गौरैया जो है बिहार की राजकीय मतलब स्टेट बर्ड भी है, तो उसी के लिए इस गौरैया को यहाँ पर गुड़िया नाम दिया गया है।
और 2024 में ये इसका 8वां संस्करण था, जिसका आयोजन राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 से 20 नवंबर के बीच में किया गया। और इसका लोगो जो है उसमें बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को रखा गया है। ध्यान देना कि जो 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 होगी, इसका आयोजन चीन के हुलुनबुडर में किया गया था, जिसे भारत ने जीता था। अब यहाँ पर क्योंकि बात क्या हो रही है, यहाँ पर जो बात हो रही है 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, तो आइए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी होती है, इसका आयोजन हर 2 साल पर किया जाता है। और इसका पहली बार जो आयोजन हुआ था 2010 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बुसान, दक्षिण कोरिया में किया गया था, जिसमें विजेता बना था दक्षिण कोरिया और दूसरा विजेता बना था, यानी कि रनर अप रहा था जापान। ठीक है, तीसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया था। पहली बार जब ये हुआ था 2010 में, कहाँ पर हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था, बुसान में। इसके बाद अगर हम बात करें 2024 में इसका आयोजन राजगीर बिहार में किया गया था, भारत में, जिसमें विजेता कौन बना है? तो विजेता बना है भारत, और भारत ने किसको हराया था? चीन को हराया था। तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर मलेशिया है। और कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है? तो कुल मिला के 6 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। बस इतना याद रखना कि 2024 की जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, इसका आयोजन बिहार, भारत में किया गया था। भारत ने ही इसे जीता भी है। रनर अप रहा था चीन, और तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर मलेशिया है, और कुल 6 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। कई बार टीमों की संख्या भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, मैंने देखा है कई बार यूपीपीएससी में तो अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि आप छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2024 के लिए जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ध्यान देना कि यहाँ पर जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2024 के लिए, ये दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को। किसको? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन। ये 2 ऐसे बायोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिनर हैं, जिनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए 7 अक्टूबर को मेडिसिन के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। और दोनों जो जैव वैज्ञानिक हैं वो अमेरिकी मूल के हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को। ठीक है, एम्ब्रोस और रुवकुन याद रखना। और देखो इनके जो कार्य हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो, दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की है। अब इनकी जो खोज है ये काफ़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन काम अब जाके आई है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि कोविड-19 जब फैला था ना, तो उसकी रोकथाम में इनकी ये खोज बड़े काम आई थी। माइक्रो आरएनए से ये पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और काम कैसे करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान का जो जीन है ना, ये डीएनए और आरएनए से बनता है। तो नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति ने कहा है कि इनकी दी गई एमआरएनए टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया कोरोना से बाहर निकल पाई है। तो देखो, ये जो खोज है ना, बड़े दिनों के बाद काम आई है। वैसे भी कोरोना के लिए जो एमआरएनए वैक्सीन थी, इसको किसने बनाया था? फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना ने मिलकर बनाया था। ठीक है, ये याद रखना, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है। वैसे यूपीपीएससी में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये प्रतिवर्ष होता है 5 अक्टूबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत 30 सितंबर 2024 तक देश में कुल कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो 13,822। ध्यान देना, ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत सितंबर तक कुल भारत में 13,822 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वो ये है कि भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र को कहाँ पर खोला गया है? तो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। मॉरिशस याद रखना, आपके जितने भी जन औषधि केंद्र खोले गए हैं भारत में 13,822, तो भारत के बाहर भी एक खुल गया है। कहाँ पर? मॉरिशस में। अब मॉरिशस की बात हो रही है तो आपको यहाँ पर याद आना चाहिए, ब्रिटेन के हिस्से में जो अब तक एक द्वीप था, जो कि ब्रिटेन ने मॉरिशस को ट्रांसफ़र कर दिया है, उसका नाम आपको बताना है। मैंने कल पढ़ाया था आपको। अगर कल का करंट आपने नहीं पढ़ा है, इसके पहले का जो पार्ट है, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हाल ही में दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया है। दीपा कर्माकर संन्यास ले ली हैं। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक जानी मानी जिम्नास्ट हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खबर तो अक्टूबर 2024 की है, और चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता था अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने। कोको गॉफ।
और इन्होंने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराया था। देखो फ्रेंड्स, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लेक्चर आप यहाँ पर सुन रहे हैं इसकी पूरी पीडीएफ, मतलब फुल पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चाइना ओपन मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के हैं। इन्होंने इटली के जेनिक सिनर को हराया था। तो यहाँ पर चाइना ओपन, इसका आयोजन बीजिंग चीन में किया गया था। ठीक है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 ये किसे प्रदान किया गया? तो मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था मेडिसिन के बारे में, अब बात हो रही है यहाँ पर फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स का जो नोबेल था 2024, ये किसको दिया गया है? जेफरी ई हिंटन और जाजे हाफील्ड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोनों अमेरिकी नागरिक। आपने देखा था मेडिसिन में भी जो पुरस्कार मिला था उसमें भी दोनों अमेरिकी ही थे, और फिजिक्स में भी दोनों जो विजेता हैं ये अमेरिकी ही हैं, जेफरी ई हिंटन और जाजे हाफील्ड। इनमें जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन, जेफरी ई हिंटन को आप एक बार गूगल करके सर्च करिएगा जरूर, आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी। ये मतलब कई वजहों से काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ठीक है। हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर है? तो ये है अपना प्यारा भारत। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने टॉप किया है। कहाँ पर यह आयोजन हुआ था? तो पेरू में हुआ था, और पहले स्थान पर भारत रहा था, दूसरे स्थान पर इटली है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। अब इसे आप शार्ट में कहेंगे तो ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। आगे तो आप समझ रहे हैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ISSF का, ये म्यूनिख में मिलेगा आपको, जर्मनी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, बथुकम्मा त्यौहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? बथुकम्मा त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में मनाया जाता है, और इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। इस त्यौहार में महागौरी की पूजा होती है, जो जीवन दात्री और नारित्व की संरक्षक देवी मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जल जागर महोत्सव को शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। और मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? विष्णुदेव साई। उन्होंने धमतरी में रविशंकर जलाशय, गंगरेल डैम में जल सागर महोत्सव का उद्घाटन किया है। जल सागर महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने आपको बताया ना कि हमने मेडिसिन के बारे में पढ़ लिया था, फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया था। अब बात में आप करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार 2024 है ये किसे दिया गया है? तो आपने ऊपर देखा कि जो मेडिसिन वाला है इसमें भी 2 अमेरिकी हैं, फिजिक्स वाले में भी 2 अमेरिकी हैं, लेकिन रसायन में 3 लोग हैं, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस। ठीक है। इसमें डेविड बेकर और जॉन जम्पर जो हैं ये दोनों अमेरिकी हैं, और डेमिस हसाबिस दोनों, ये डेविस हसाबिस एक ही हैं, तो ये ब्रिटिश हैं। ठीक है। तो डेविड बेकर ने नई तरह के प्रोटीन को डिजाइन किया है, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर ने ऐसा AI मॉडल समझाया है जिन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। तो बेसिकली ये जो इस बार का नोबेल पुरस्कार है ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को समर्पित आप कह सकते हैं। प्रोटीन पर आधारित खोज यहाँ पर की गई थी। तो नाम क्या है? डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस। कैसे याद रखेंगे? बेकर जम्पर हसाबिस। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन को कहाँ पर स्थापित किया गया है? ध्यान देना, ये एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन है और इसे लद्दाख में स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या है? मेस, MESE, मेस। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेनको एक्सपेरिमेंट। अब मेजर का मतलब यहाँ पर सिनाला मत समझना, मेजर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ME, मतलब मेजर नहीं होता है, एक मेजर एक माइनर, वो वाला। ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखोगे तो याद रहेगा। इसमें लद्दाख के, इसे जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लद्दाख के हानले वेधशाला में इसे स्थापित किया गया है, जो समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। 4300 मीटर समझ रहे हैं ना, 4 किलोमीटर 300 मीटर। और निर्माण इसका कहाँ पर, मतलब निर्माण किसने किया है? तो निर्माण इसका किया है बार्क और ECIL ने। फिलहाल परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। नाम याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। इसके बाद है विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? पिकल बॉल, देखो पिकल का मतलब अचार होता है, अचार में कई सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। इसी प्रकार से जो भी चीज़ें गोल आकृति यानी कि गेंद
आपको पता है ना कि हर खेल में प्रयुक्त होने वाला जो गेंद होता है अलग होता है। क्रिकेट में क्रिकेट का गेंद, फुटबॉल में गेंद, वॉलीबॉल में भी गेंद, तो सभी गेंदों को मिलाकर एक यहाँ पर चैंपियनशिप कराई जाती है। इसे कहते हैं पिकल बॉल चैंपियनशिप। तो इसका आयोजन भारत में किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में। हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में पी वेणुगोपाल का निधन हो गया है। अब यह नाम चर्चा में रहेगा, क्यों? क्योंकि पी वेणुगोपाल ये एक जाने माने डॉक्टर थे। 82 वर्ष की आयु में एम्स के पूर्व डायरेक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हुआ है। इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से हम इन्हें याद रखें? तो नाम याद रखना, पी वेणुगोपाल जी ये भारत में पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 21वें भारत आसियान समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये प्रश्न ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। ये 21वां है। 2024 में 21वां भारत आसियान समिट का आयोजन लाओस में किया गया। तो ध्यान देना, लाओस में 21वां भारत आसियान समिट का आयोजन किया गया। और जो पहला भारत आसियान सम्मेलन हुआ था 2002 में कंबोडिया में हुआ था। भारत की ओर से पीएम मोदी प्रतिभाग करने लाओस गए और 19वां ईस्ट एशिया समिट का आयोजन भी लाओस में ही किया गया है। अब बात यहाँ पर हो रही है आसियान के बारे में। ASEAN, आसियान दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना होती है 1967 में 8 अगस्त के दिन, और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में मिलेगा, इंडोनेशिया में। इसके 11 मेंबर हैं। 11वां बना था ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर जो है ये आपके आसियान का 11वां सदस्य है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया था? आपको पता ही है, रतन टाटा जी जाने माने उद्योगपति, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था, ये प्रश्न है। तो 2008 में इनको मिला था पद्म विभूषण। पद्म भूषण मिला था इनको 2000 में। महाराष्ट्र सरकार का उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था 2023 में। असम वैभव पुरस्कार इनको मिला था 2021 में, और PV नरसिम्हा राव अवार्ड मिला था 2024 में। और इसी के साथ साथ किस मानवतावादी पुरस्कार भी 2021 में इन्हें प्रदान किया गया था। 2023 में ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मानद अधिकारी यानी कि जो सम्मान होता है ये भी इनको दिया गया था। इनकी ये बायोग्राफी है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है इस क्वेश्चन का, कि रतन टाटा जी की जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? रतन एन टाटा एन ऑथोराइज बायोग्राफी। और इसके लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू ने रतन टाटा जी की जो बायोग्राफी है उसको लिखा है। उसका नाम है रतन एन टाटा एन ऑथोराइज बायोग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो जो आपके 38 नंबर के नेशनल गेम्स हो रहे हैं ये उत्तराखंड में किए जाएंगे आयोजित। कब से कब तक? तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के बीच ये खेल आयोजित किए जाएंगे। ध्यान रहे कि नेशनल विंटर गेम भी इस बार उत्तराखंड में ही होंगे। पहली बार है जब नेशनल विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं हो रहे हैं, बल्कि कहाँ पर हो रहे हैं? उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है, हाल ही में किसे 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2024 का जो साहित्य का नोबेल है ये दिया गया था हान कांग को। किसको दिया गया है? हान कांग को। और ये दक्षिण कोरिया के लेखक हैं। ये हैं हान कांग और ये दक्षिण कोरिया की लेखक हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिलाओं में ये 18वीं और पहली दक्षिण कोरियाई महिला हैं। तो फिलहाल इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। हान कांग 2016 में हान कांग का उपन्यास आया था द वेजिटेरियन, इसी के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब ध्यान देना कि द वेजिटेरियन को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, जिसको अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना इसको कि 2024 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो हान कांग को प्रदान किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस बार 2024 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है किसी इंसान को नहीं दिया गया है, बल्कि एक समूह को दिया गया है, एक ऐसे ग्रुप को दिया गया है। आपको पता है ना कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया था, और लिटिल बॉय ऑफ फाइट मैन, उसके बाद कितने लोग वहाँ पर जान से तो गए ही थे, बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक वहाँ ऐसे ही पड़े रहे थे। मतलब बहुत ही बुरे समय का उन्होंने, बहुत ही बुरी फिजिकल अपनी स्टेज जो है उसका उन्होंने अनुभव किया था। न जाने कितनी बीमारियों का सामना उन्होंने किया था। तो इसी पर एक वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है निहोन हिंदाक्यो।
तो निहोन हिंदाक्यो को इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन में वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जीवित बच गए थे। इन्हें कहा जाता है हिबाकुसा। क्या कहते हैं इन्हें आप? हिबाकुसा कहते हैं। इसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 105। ठीक है, ध्यान देना इसको। और ये इसका 19वां संस्करण भी था। इसे कौन जारी करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे इसे मिलकर जारी करते हैं। भारत जो है 127 देशों में 105वें स्थान पर है और भारत का स्कोर कितना है? 27.3, जो कि एक गंभीर श्रेणी में आता है। कमाल की बात यह है ना भाई कि यहाँ पर श्रीलंका को हमसे बेहतर बता रहे हैं, नेपाल को भी हमसे बढ़िया बता रहे हैं, बांग्लादेश भी हमसे बढ़िया है, पाकिस्तान 109वें ही स्थान पर है। मतलब थोड़ा सा ही, मतलब कह रहे हैं कि चलो भारत से तो थोड़ा सा ही पीछे पाकिस्तान है। लेकिन एग्जैक्टली आप देखोगे तो पता चलेगा आपको कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस देश की क्या पोजीशन है। फिलहाल आंकड़े हैं, याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में प्रश्न आएगा तो यही लिखना पड़ेगा, आप माने या ना माने। ठीक है, खैर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 11 अक्टूबर को। एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, आपको पता है ना, 24 जनवरी को होता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी है और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। और मैंने आपको बताया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो उमर अब्दुल्ला हैं। और खैर आगे बढ़ते हैं। सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन किस देश में आया था? तो ये जो मिल्टन तूफान था इसने हिट किया था अमेरिका को। 10 अक्टूबर को ये तूफान आया था, बहुत ही खतरनाक तूफान था। और ये माना जा रहा है कि इसमें पिछले 1000 साल की सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी मिल्टन नामक तूफान में, जो कि अमेरिका में आया था। UNFPA ने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अग्रणी भूमिका के लिए किस देश को सम्मानित किया है? UNFPA ने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अग्रणी भूमिका के लिए भारत को सम्मानित किया है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को, जो कि टाटा जी के यानी कि रतन टाटा के सौतेले भाई थे। और किस देश की यात्रा करने वाली भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति होंगी? तो मलावी, मारितानिया और अल्जीरिया की यात्रा करने वाली द्रौपदी मुर्मू जी ये भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है 44वां और 45वां आसियान समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 44वां भी और 45वां भी जो आसियान समिट हुआ था इसका आयोजन लाओस में किया गया। लाओस की राजधानी कहाँ पर है? वियंतियाने है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी एक थीम भी रखी गई, आसियान एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। याद रहे कि लाओस में ही PM मोदी ने आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा भी लिया है अक्टूबर 2024 में। IRFC के CMD कौन बने हैं? तो मनोज कुमार दुबे को बनाया गया है IRFC का CMD। और हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है, इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड या फिर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, इसे प्रतिवर्ष मई में भी और अक्टूबर में भी मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो देखो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ये 2024 में मनाया गया था 12 अक्टूबर को। अब देखो इस साल कब मनाएंगे? तो मई का और अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार होगा, यानी कि हर साल इसकी जो डेट है ना वो बदल जाती है। बस फिक्स क्या रहता है? फिक्स ये रहता है कि मई का जब दूसरा शनिवार आएगा और अक्टूबर का जब दूसरा शनिवार आएगा उसी दिन होगा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 है ये किसको प्रदान किया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 ये किसको प्रदान किया गया है? तो 3 लोगों को प्रदान किया गया है। इनका नाम है डरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेमा ए रॉबिन्सन। तीनों अर्थशास्त्रियों ने शोध में ये बताया है कि खराब कानून व्यवस्था और शोषणकारी संस्थाओं वाले समाज में विकास क्यों नहीं हो पाता है। तुर्की मूल के अमेरिकी यसमोग्लू और ब्रिटिश अमेरिकी जॉनसन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि वैश्विक असमानता क्यों बनी हुई है, विशेष रूप से उन देशों में जो भ्रष्टाचार और तानाशाही से ग्रस्त हैं। 2023 में यह पुरस्कार मिला था किसको? क्लाउडिया गोल्डिन को, ये अमेरिका से थी। ठीक है,
इसके बाद है हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र ये शुरू किया गया है कहाँ पर? तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई मुंबई में यहाँ पर ये जो एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र है इसको शुरू किया है और इसे महाराष्ट्र सरकार ने L&T के साथ मिलकर बनाया है। विश्व मानक दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 14 अक्टूबर को और 2025 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। आपको पता ही है कि इसके पहले जो 2024 में आयोजन हुआ था उसमें भारत विजयी रहा था। अब इसका आयोजन 2025 में भारत ही करने जा रहा है। स्तन कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष होता है 13 अक्टूबर को, ये भी याद रखना। और हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। तो जाति सर्वेक्षण करने वाला जो पहला राज्य था वो बिहार था, दूसरा आंध्र प्रदेश था, तीसरा हो रहा है यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया को शुरू किया है जिसका उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन को विकसित करना है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये देश का पहला है हिंदी साहित्य संग्रहालय, तो इसकी स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में की जाएगी। कहाँ पर? तो वाराणसी में। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा जिसके लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया था 15 अक्टूबर को। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया। एग्जाम में आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखना कि 15 अक्टूबर को। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? याद रखना ये पुरस्कार दिए तो गए हैं 2024 में, लेकिन हैं ये 2023 के लिए, ठीक है, फॉर 2023। 5वां है क्रम में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। तो ध्यान देना कि इसमें बेस्ट स्टेट चुना गया है उड़ीसा को, ठीक है। दूसरा स्थान यूपी को मिला है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा की है। टॉप पर उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर यूपी है। पहली बार इसे दिया गया था 2018 में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन को लॉन्च किया है? ड्रैगन ड्रोन एक बड़ा खतरनाक हथियार है। इसमें से एक विशेष प्रकार की आग निकलती है जो कि थर्माइट कहा जाती है। ये थर्माइट जो होती है ना, ये मोटी से मोटी, जो जैसे मान लो ट्रेन का जो डब्बा होता है ना, उसको भी ये पिघला सकती है। एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होती है और बहुत ही खतरनाक। ये 2427 डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा करती है। तो इसे यूक्रेन ने बनाया है रूसी सेना से लड़ने के लिए, ठीक है। हाल ही में किसने यूरोपा क्लीपर मिशन को लॉन्च किया है? यूरोपा क्लीपर मिशन को शुरू किया है नासा ने। तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावना की जांच करने के लिए नासा ने यूरोपा क्लीपर मिशन को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन रॉकेट से लॉन्च किया है। मिशन का समय 6 साल का होगा। यूरोपा तक पहुंचने के लिए 3 अरब किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। बहुत ही मतलब आप समझते हैं ना कितना इंटरेस्टिंग है ये सब। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को। इसकी थीम है राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। और 15 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस मतलब डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती होती है 15 अक्टूबर को, उसी दिन मनाते हैं विश्व छात्र दिवस। इसकी एक थीम भी है छात्रों के भविष्य और समग्र शिक्षा। डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो जयंती होती है, उनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931। कहाँ पर हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने 2025-26 के लिए रबी की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि की घोषणा की है किसमें? तो सरसों का जो मूल्य है ना, तो सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए 6 फसलों के लिए MSP की घोषणा कर दी है। इनमें जो 6 फसलें शामिल हैं उसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर दाल, सरसों और कुसुम शामिल है। सबसे ज़्यादा MSP बढ़ी है सरसों में। कितना बढ़ा है? तो 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इसे बढ़ाया गया है। एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि MSP का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखना कि MSP का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कृषि लागत और मूल्य आयोग 22 फसलों की MSP को निर्धारित करता है। कितनी फसलों की? 22 फसलों की MSP को निर्धारित करता है। MS स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो MSP से ही है।
और गन्ने के लिए MSP निर्धारित नहीं की जाती है, बल्कि FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस निर्धारित की जाती है। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? तो BEML ने भारत की जो पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण होगी इसके लिए जो अनुबंध हासिल किया है वो BEML ने हासिल किया है, मतलब भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के द्वारा इसे प्राप्त किया गया है। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र जो है ये घोषित किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम को। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा पहला तितली विविधता केंद्र है, याद रखना। पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का जो नामदफा है अभ्यारण्य, ये पहला तितली विविधता केंद्र है और दूसरा बन गया है काजीरंगा, असम। अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य तितली है, स्टेट बटरफ्लाई है, उसका नाम है कैसरे हिंद। और सिक्किम की जो स्टेट बटरफ्लाई है उसका नाम है ब्लू ड्यूक। और तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लेपिडोप्टेरोलॉजी। क्या कहते हैं? लेपिडोप्टेरोलॉजी। ठीक है, याद रखना। इसके बाद है भारत के सुप्रीम कोर्ट के अगले यानी कि 51वें चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? तो फिलहाल बन चुके हैं और ये हैं संजीव खन्ना जी, जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इनका क्रम कौन सा है? तो ये 91वें क्रम पर हैं। और आपको पता ही है ना 50वें क्रम के हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कौन थे? फिलहाल तो ये आपके लिए एक होमवर्क होगा, आपको बस ये बताना है कि हमारे जो इसके पहले संजीव खन्ना जी से पहले जो हमारे CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या था? आसान सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ और भी प्रश्न हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो लगातार इस चैनल पर आती रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। पहले ये 12 तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, अभी कुछ प्रश्न इस वीडियो में छूट रहे हैं। कारण इसका ये है कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है। तो उनके लिए इसका पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगा, जिसका डायरेक्ट लिंक अगर आप इस वीडियो को बनने के एक दिन बाद भी देख रहे हैं तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में। तो आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो का जो पहला कमेंट है, फर्स्ट कमेंट, उसको ज़रूर आप चेक करिएगा और उस पर जो लिंक मिलेगा उसको ओपन जरूर कर लीजिएगा। ये आपके ही लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।